Good morning, ninth class. Today we are going to start last part of your chapter, the French Revolution. That number is 12. पार्ट 11 में हमने एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था और उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस भी किया गया। इसके भी बारे में हमने डिस्कशन करा था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाइटल टॉपिक था इस चैप्टर का। स्लेवरी सिस्टम कैसे एक पर्सन को, जिसका एक ह्यूमन राइट है लिबर्टी का, राइट्स का, फ्रैटर्निटी का, लेकिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके उसको स्लेव बना करके रखा जाता है, चेन में उसको बांध के रखा जाता है, उसके साथ इतना एक्सप्लॉइटेशन होता है, स्लेव का ट्रेड होता है। सोचो, ह्यूमन का ट्रेड होता है, कितनी हाइनेस क्राइम है ये। और ये बहुत ही पॉपुलर था यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, को भी कहाँ से, जो अफ्रीकन कंट्री, जो काफ़ी पुअरेस्ट कंट्री है, पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट एक्चुअली में, इन सारे इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से स्लेव का ट्रेड किया जाता था यूरोप और अफ्रीका में इनको। और काफ़ी ज़्यादा यूरोपियंस और अमेरिकन्स की तो इकोनॉमी मैक्सिमम स्लेव ट्रेड पे ही डिपेंडेंट थे। आ रही समझ में ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो पार्ट 11, तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ से आते हैं कि वाई नेपोलियन री इंट्रोड्यूस द ये स्लेवरी सिस्टम, या व्हाट आर द प्रोसेस टू एबॉलिश द स्लेवरी सिस्टम इन द फ्रेंच सोसाइटी, तो एक्सेट्रा बहुत सारी क्वेश्चंस आती हैं वहाँ पर। बहुत ही वाइट और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में कि जो रिवॉल्यूशन होता है ना, उसका इम्पैक्ट जो होता है, उसका जो प्रभाव होता है हमारी एवरीडे लाइफ पर किस तरीके से पड़ता है। बस में आ जाए ना, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो एवरीडे लाइफ आप देख ही रहे हो कि जैसे कि हम एवरीडे सर्वाइव करते हैं इस अर्थ पर, इस प्लैनेट पर, बस में। लेकिन इस एवरीडे सर्वाइवल पर जो हम रिवॉल्यूशन करते हैं, उस रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। रिवॉल्यूशन मतलब क्या? एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं सर्च ऑफ ट्रूथ, वॉर अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, वॉर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर, वॉर अगेंस्ट द फ्यूडलिज्म, वॉर अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम। गॉट इट? और मोनार्की सिस्टम में व्हाट, विच टाइप ऑफ मोनार्की सिस्टम? जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो, जहाँ पे प्रिविलेजेज हो, इसके अगेंस्ट, जहाँ पे इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, लिबर्टी प्रोवाइड ना किया जाता हो, इनके अगेंस्ट में ही अपने साउंड को रेज करना क्या है? रिवॉल्यूशन है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है रिवॉल्यूशन क्या है, फिर से मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिवॉल्यूशन क्या है। तो रिवॉल्यूशन इज अ वे, रिवॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा रास्ता है थ्रू विच जिसके वजह से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस टेक्स प्लेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम और सोशल सिस्टम। इट ऑफन वायलेंट। जो रिवॉल्यूशन होता है ना, ये जनरली, हर रिवॉल्यूशन वायलेंट तो नहीं कहेंगे, बट जनरली वायलेंट होता है, जिसमें कि पब्लिक जो होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को, यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करती है, कोलैप्स कर देती है, उसको डिमोलिश कर देती है। जैसा कि आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, किस तरीके से बेस्टाइल के प्रिजन को लोगों ने ये डिमोलिश करके उसके स्टोन को मार्केट में सेल करा। सोचो कितना बड़ा वो एक्सप्लोटेशन को रिप्रेजेंट करता था वो इम्प्रिजन कि उसका एक स्टोन भी नहीं छोड़ा लोगों ने उसको अपनी मेमोरी के रूप में, कि हाँ, इस तरीके का गवर्नमेंट सिस्टम हम कभी भी अपने सोसाइटी में, अपने गवर्नमेंट सिस्टम को नहीं देंगे। बस में आ रही है? तो जो रिवॉल्यूशन होता है, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके चलते हम अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो 1000 ईयर्स से चलती आ रही होती ना, जिसमें चेंजेस करना इम्पॉसिबल हो, उसमें चेंजेस होती हैं। और चेंजेस होती कहाँ पर? तो भाई किसी भी सोसाइटी में ना दो चीज़ें होती है, एक तो पॉलिटिकल सिस्टम होता है और दूसरा खुद सोशल सिस्टम होता है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब क्या? गवर्नमेंट सिस्टम। कुछ लोग गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मोनार्की सिस्टम से लोगों ने रिवॉल्यूट करके किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। इसको यहाँ पर रिवॉल्यूट करके क्या कर दिया? रिपब्लिक में। फिर से यहाँ से भी चीज़ें नहीं चला, फिर किस में चेंज हो गई? आपका डिक्टेटरशिप में, फिर उसके बाद से डायरेक्टरी में, फिर उसके बाद से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। फाइनली क्या बन जाएगा? फ्रांस बन जाएगा, जहाँ पे सबको इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डिग्निटीफुल लाइफ, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म सब कुछ फॉलो किया जाएगा, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही हैप्पीली सर्वाइव करेंगे उस पॉलिटिकल सिस्टम में, उस सोशल सिस्टम में, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, क्या, जैसे कि सोसाइटी अनडेमोक्रेटिक हो, मोनार्की हो, कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो, ऑल द पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय अ सिंगल पर्सन हो। बस में आ रही है ना? तो
सोशल बहुत सारी सोशल एविल्स हों, जैसे कि डाउरी सिस्टम, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि वीडो, जो वीडो का रीमैरिज नहीं होने देते हैं। तो बहुत सारी सोशल एविल्स हैं जिसके लिए लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, जिसको रिमूव करने के लिए लोग रिवॉल्यूशन करते हैं। आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को अगर पॉल्यूट करोगे तो उसको बचाने के लिए लोग रिवॉल्यूशन करते हैं, ताकि कोई क्या हो, पॉल्यूशन ना स्प्रेड करे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और रिवॉल्यूशन, ये जो रिवॉल्यूशन और ये जो चेंजेस होती हैं ना हमारे लाइफ को, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही वेरियस एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करेंगी। चाहे वो हमारा, देखो ना, अब रिवॉल्यूशन जहाँ मोनार्की सिस्टम था, जहाँ पर रूल किंग था, अब वो सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ, तो लोगों को कुछ पावर्स मिले कि नहीं मिले। जब वो रिपब्लिक में मिला तो लोगों को और भी पावर मिले। उसके बाद से जब डिक्टेटरशिप आया तो उसके बाद से कुछ और मिले, कुछ और कम हुई चीज़ें। उसके बाद से जब डायरेक्टरी आया, जब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आ गया, तो देखो गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं जितना कि आज के डेट में पब्लिक के पास पावर है। बात नहीं आती है ना। तो रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी एवरीडे लाइफ पे पड़ता है। लेकिन हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हमने पढ़ा हुआ, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेज हुई यहाँ के रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो बच्चों बताओ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, स्टार्ट हुआ था? सबको पता है 1789 में। बात समझ, तो रिमाइंड करिए चीज़ों को, रिवाइज जरूर करते रहिए, किसी भी चीज़ को हम छोड़ते नहीं हैं। अगर आपने आज वीडियो देख लिया तो वीडियोस को लगातार देखते रहिए, सोते हुए मोबाइल आपके हाथ में है तो इसका यूटिलाइज करिए और रिवाइज करते रहिए चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए, तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्टेड द फ्रेंच सोसाइटी इन अनएक्सपेक्टेड वे। तो ऑब्वियसली बात है, जो रिवॉल्यूशन हमारे लाइफ को अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज करता ही है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी ऑब्वियसली बात है एक रिवॉल्यूशन है, और ये भी सोसाइटी को, फ्रेंच सोसाइटी को क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज करेगा। कैसे? तो कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड रिजाइम किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू रिजाइम में। ओल्ड रिजाइम में क्या था, मोनार्की सिस्टम था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था, फ्यूडलिज्म था, डिस्क्रिमिनेशन था, इनइक्वालिटी थी। लेकिन न्यू रिजाइम में क्या हुआ, लोगों को पावर मिला, राइट्स मिले, लिबर्टी मिली, फ्रैटर्निटी मिली। बस मियाँ नहीं, तो न्यू रिजाइम चीज़ें आती गई, बदलती गई। ओल्ड, तो देखो इस समय लोगों की लाइफ अलग थी, इस समय लोगों की लाइफ अलग हो जाएगी, तो इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं एवरीडे लाइफ पर। इसका मतलब ओल्ड रिजाइम मतलब क्या, मोनार्की सिस्टम उधर था और इधर क्या बना, रिपब्लिक। बस में आ रही है। उसके बाद से जब ओल्ड रिजाइम था तो पहले क्या था, प्रिविलेजेस थे। आपको मैंने बताया था फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिली हुई थी, थर्ड स्टेट के लोगों को कोई प्रिविलेजेस नहीं थी। तो इसका मतलब कि लोगों ने इस रिवॉल्यूशन से क्या कन्वर्ट कर दिया, प्रिविलेज को रिमूव करके इक्वलिटी स्प्रेड कर दी। चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी स्टेट के लोगों को, अगर ह्यूमन है, फ्रेंच का सिटीजन है, तो सबको इक्वल कंसिडर किया जाएगा। चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो एवरीडे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा। पहले क्या होता था कि केवल फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को ही सारे राइट्स थे, चाहे पॉलिटिकल राइट्स हो, चाहे इकोनॉमिकल राइट्स हो, सोशल राइट्स हो। लेकिन थर्ड स्टेट वालों को लोगों को इतना राइट्स नहीं था। इसी के अगेंस्ट में थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया और अपने राइट्स को का क्लेम किया। स्लेवरी सिस्टम थी, उसको हटा करके उनको फ्री कर दिया गया, और उसके बाद से सबको फ्रैटर्निटी क्या होता है, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है कि भाईचारा, हिंदी में इसे बोलते हैं। और भाईचारा का मतलब क्या है, सभी भाई भाई हैं, कोई स्लेव नहीं हो सकता। बस में आ रही है ना। तो फ्रैटर्निटी और लिबर्टी एस्टैब्लिश की गई। कंसंट्रेशन ऑफ पावर था पहले, लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, मॉन्टेस्क्यू का जो थॉट था क्या, कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, किस में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। तो हुआ रिवॉल्यूशन के बाद। जहाँ डिस्क्रिमिनेशन था, अब डिस्क्रिमिनेशन खत्म करके जस्टिस प्रोवाइड की गई, लोगों को राइट्स प्रोवाइड की गई। चेंजेज हुई कि नहीं हुई। सेंसरशिप था, पहले फिल्म्स पर बैन, न्यूज़पेपर पर, पोएट्स पर, पोइट्री पर, सॉन्ग्स पर, स्लोगन्स पर, सब पर सेंसरशिप लगा दी जाती थी, गवर्नमेंट लगा देती अगर उसका अगेंस्ट में बोलोगे तो। लेकिन अब रिपब्लिक बनने के बाद क्या हुआ, लोगों को फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस मिला, लिबर्टी मिली। उसके बाद से पहले क्या था, जब मोनार्की सिस्टम था, किसी भी राइट्स की बात नहीं की जाती, केवल फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के राइट्स की बात की जाती थी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, जब नेशनल असेंबली आई, तो उन्होंने भी किसकी बात करी, राइट ऑफ मैन की ओनली बात करी, सबकी बात नहीं करी। लेकिन जब पूरी तरीके से फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक से डिक्टेटरशिप से डायरेक्टरी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तब जाकर के वहाँ पर सब राइट्स ऑफ सिटीजन की बात की जाने लगी, यानी टोटल फ्रांस की बात की जाने लगी, टोटली फ्रेंच सिटीजन्स की बात की जाने लगी, और सबको राइट्स प्रोवाइड किए गए। जहाँ पर पहले क्या था, डिसयूनिटी था, यानी कि फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट दोनों अब मिलजुल करके थर्ड स्टेट को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब में यूनिटी एस्टैब्लिश हुई, और फाइनली लोगों की जो लाइफ थी, ये सारी चीज़ें क्या करती, रिवॉल्यूशन के बाद
पावर में आई और सबकी लाइफ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं लोगों के लाइफ को अनएक्सपेक्टेड वे में क्या किया, चेंज किया। बात में आ रही है। तो ये सारी चेंजेस, दीज ऑल चेंजेस नॉट ओनली अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, ये जो इम्पैक्ट्स है ना, जो रिवॉल्यूशन का रिजल्ट है, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स टेक्स प्लेस आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यही सारी तो रिजल्ट है, क्या से क्या हो गया। बात में आ रही है ना, मोनार्की टू रिपब्लिक, ओल्ड टू न्यू, privileges to equality, slavery to liberty, concentration of power to distribution of power, discrimination से justice, censorship से freedom, right of men से right of citizenship, disunity की unity। तो ये सारी जो चीज़ें थे फ्रेंच सोसाइटी को ही केवल इम्पैक्ट नहीं करी, बल्कि इंस्टीड ऑफ इट, यानी कि कौन जो चेंजेस थी, अफेक्ट द लाइफ्स ऑफ होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के पीपल के लाइफ्स को क्या की इन्होंने, इस रिवॉल्यूशन ने इम्पैक्ट किया है। और इसीलिए आज भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है, आइडियल है, इसको लोग एडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान का आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा उस समय टीपू सुल्तान, जब ये रिवॉल्यूशन चल रहा था ना, तो टीपू सुल्तान की जो लड़ाई, मैसूर एंग्लो वॉर चल रहा था। कौन सा वॉर चल रहा था, मैसूर एंग्लो वॉर। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच गवर्नमेंट की हेल्प ली। इन्हें पता था कि, और टीपू सुल्तान के रूल में ना लोगों को फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, फ्रीडम दी गई थी। कहाँ से इन्होंने सीखा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ये बड़ी एबल और बहुत ही वाइज रूलर थे, जिन्होंने राजा होते हुए भी, मोनार्की सिस्टम होते हुए भी, इन्होंने डेमोक्रेसी की एस्टैब्लिश करी अपने एम्पायर में। इसीलिए टीपू सुल्तान को आज भी बड़े रिस्पेक्टेड वे में याद किया जाता है। बस में आ रही है ना। तो टीपू सुल्तान बहुत ही एलिजिबल, बहुत ही वाइज, बहुत ही गुड रूलर थे अपने मैसूर एम्पायर के लिए। आपको पता है कि इनके फादर कौन थे, हैदर अली, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि फाइनली नेपोलियन का क्या हुआ। तो नेपोलियन जो था ना 1843 में, ठीक है ना, 1843 में क्या हुआ कि वाटरलू की लड़ाई हुई, वाटरलू के बैटल, वाटरलू बैटल, ठीक है ना। तो वाटरलू के बैटल में क्या हुआ ना कि नेपोलियन की ना रेस्ट ऑफ यूरोप से इनकी बैटल हुई। और पता है क्या हुआ, जब नेपोलियन जब अपने पूरे दुनिया को पूरे यूरोप को जीतने चला था, तो जीत करके ना वहाँ पर अपने पूरे के पूरे रूलर सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करके वहाँ पर अपनी सिस्टम इस्टेब्लिश कर दी थी। जब नेपोलियन ने अपनी सिस्टम इस्टेब्लिश करी, तो बहुत सारे जो वहाँ के रूलर जो डिसअपॉइंट हुए थे, उन्होंने अपनी यूनिटी बनानी शुरू कर दी, और वो सब मिल करके नेपोलियन के अगेंस्ट में वॉर स्टार्ट कर दिया। और इसमें नेपोलियन डिफीट हो गया। इसमें नेपोलियन क्या हो गया, डिफीट हो गया, और पूरा यूरोप इंडिपेंडेंट हो गया नेपोलियन के पावर से। बस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो नेपोलियन था वो कब कौन से बैटल में डिफीट हो गया। तो वाटरलू के बैटल में, ठीक है ना। कब हुआ, तो 1843 में हुआ। और क्या हुआ था इसमें, तो नेपोलियन डिफीट हुआ था, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये 1843 नहीं, एक्चुअली में 1815 है। क्या है ये, 1815, जस्ट रिमेंबर दिस इज 1815। तो वाटरलू का बैटल कब हुआ था, 1815 में हुआ था। और मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी थोड़ी सी। तो वाटरलू का बैटल कब हुआ था, 1815 में, जहाँ पर आपका नेपोलियन डिफीट हो गया, ठीक है, और पूरा यूरोप इंडिपेंडेंट हो गया। ओके, तो एनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर द डे, एंड नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, लेट्स सी what we will study in the next video. Let's wait. Thank you and namaste.